CH-21 में डूब रहा हूँ। सुबह करीब 4 बजे ऋषि की नींद खुलती है। ऋषि आंख मलते हुए उठना लगता है पर उसे कुछ अपने ऊपर भारी महसूस होता है। वो नीचे की तरफ देखता है जहां तान्या उसके सीने से लिपटकर सो रही थी। ये देखकर ऋषि प्यार से मुस्कुरा देता है। वो हाथ आगे बढ़कर तान्या को छूने लगता है। तान्या को धीरे से पकड़कर ऋषि आराम से उसे लिटा देता है और खुद बड़े से आहिस्ता से उठ जाता है। ऋषि का मन तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा था अपनी एंजल को छोड़कर जाने का। अपने सारे ख्याल झटकते हुए ऋषि फ्रेश होने वॉशरूम में चला जाता है। करीब आधे घंटे बाद ऋषि तैयार हो चुका था। वो धीमी कदमों से बेड के करीब आ जाता है। तान्या के पास जाता है, उसे सही से ब्लैंकेट उड़ा देता है और फिर सोई हुई तान्या के चेहरे पर ऋषि की जब नजर पड़ी तो वो उसमें खो ही गया। काफी देर तक देखने के बाद ऋषि झुककर तान्या के माथे पर फौरन किस कर लेता है। ऋषि जैसे ही उठने लगा उसकी नजर तान्या के सुर्ख गुलाबी होठों पर रुक जाती है। ऋषि अपने थूक को निगलते हुए इधर उधर देखने लगता है पर फिर एक बार ऋषि की नज़र तान्या के सुर्ख गुलाबी होठों पर रुक जाती है। इस बार ऋषि खुद को रोक नहीं पाता। वो झुककर तान्या को किस कर लेता है और फिर दूर हट जाता है। फिर उसे एक नज़र देखकर बेड पर पड़ा हुआ कोट उठाकर ऋषि बाहर चला जाता है। दरवाजे के बाहर तपिश जो कि नींद में झपकियां मार रहा था। ऋषि बाहर आता है, तपिश को देखकर कहता, तुम्हें मैं यहाँ झपकियां मरने के लिए नहीं बुलाया। ऋषि की अचानक से बात सुनकर तपिश अपने नींद से बाहर आ जाता है। वो खुनास में कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं इंसान हूँ? तपिश की बात सुनकर ऋषि सीढ़ियों की तरफ जाते हुए बोला, मुझे तो पता है तुम क्या हो, तुम्हें शक है तो जाकर टेस्ट करवा लो। ऋषि की बात सुनकर तपिश के अंदर जो गुस्सा भरा था वो फुटते हुए बोला, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? खुद तो आराम से सो गए हो और मुझे 3 बजे कहकर निकल रहे हो 4 बजे। क्या तुम्हें नहीं पता पिछले 1 घंटे से मैं यही खड़ा हूँ? और बात बताओ, तुम आखिर अंदर कर क्या रहे थे? ऋषि तपिश को इग्नोर करके आगे बढ़ गया। तपिश वहीं खड़ा होकर खुद से बोला, मैं भी किस दीवार से अपना सर पीट रहा हूँ? खुनास में नीचे आ जाता है। ऋषि जो कि सोफे पर लेटा रोहान को देखकर अपनी आईब्रो उठा देता है। तब तक वहां तक तपिश भी आ जाता है। तपिश आगे बढ़कर सोते हुए रोहान को देखने लगता है और अपनी आईब्रो चढ़ा लेता है। रोहान जो कि बड़े आराम से सो रहा था। ऋषि अपना फोन चलने लगा। तपिश आगे बढ़कर रोहान के पास खड़ा हो गया और रोहान को घूरते हुए कहता है, मेरी नींद उड़ाकर यहाँ आराम से सो रहे हो? उसने अपने इधर उधर देखा तो वही टेबल पर एक जग पानी रखा हुआ था। तपिश शरारती मुस्कान हंसते हुए जाग उठा लेता है और फिर जग का पूरा पानी रोहान के ऊपर फेंक देता है। ऋषि ये सब देखकर कुछ बोलता, किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ मैं डूब रहा हूँ। रोहान अपनी आंखें बंद करके ही बोल रहा था। तपिश ये देखकर झाला उठा। वो बोला, डूब जाओ तुम इस चुल्लू भर पानी में। रोहान अपनी आंखें खोलकर खड़ा हो गया और बोला, तुम सठिया गए हो क्या? ये भी कोई तरीका है किसी को उठाने का? तपिश भी चिढ़ते हुए बोला, शुक्र मनाओ सिर्फ पानी डाला, वरना मेरा बस चलता ना तो नदी में फेंक देता तुम्हें। दोनों की बकवास सुनकर सामने सोफे पर बैठा ऋषि अपन गला साफ करते हुए बोला, अगर सारी बकवास हो गई हो तो कुछ बात कर सकते हैं। इस पर तपिश बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। रोहान की भी नींद उड़ चुकी थी, वह भी हाँ में सिर हिलता है। ये देखकर ऋषि तपिश से कहता है, तुम यहाँ सब संभाल लेना। तो तपिश कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो। रोहान एक शरारती मुस्कान लिए कहता है, क्या आपकी क्यूट वाइफ को पता है कि आप चल रहे हैं बदले में? ऋषि अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहता है, हाँ वो जानती है। तपिश भी कहता है, अच्छा तो बताओ तुम्हारी एंजल ने तुम्हें रोकने की कोशिश की कि नहीं? तपिश की बात सुनकर ऋषि कहता है, बकवास बंद करो, अपनी लेट हो रहा है। ऋषि उठकर बाहर की तरफ चला जाता है। पीछे से रोहान भी निकलते हुए कहता है, चलो मैं चलता हूँ, घर का ख्याल रखना। ये कहकर वो जल्दी से घर से बाहर भाग जाता है। तपिश जो कि खड़ा था रोहान की बात सुनकर मुंह बनाकर कहता है, ये तो ऐसे कह गया है जैसे मैं इसकी पत्नी हूँ। वो तुरंत अपनी बातों पर गौर करते हुए बोला, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई। ये कहकर तपिश अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। कुछ देर बाद उधर गाड़ी में रोहान जो कि लगभग सो ही चुका था। ऋषि जो कि पीछे वाले सीट पर बैठे लैपटॉप पे काम कर रहा था, उसके कानों में खट्टी की आवाज सुनाई देती है। उसकी उंगलियां जो कि लैपटॉप की कीबोर्ड पर चल रही थी वो अचानक से रुक जाती है। वो रोहान की तरफ देखता है और दोनों आईब्रो आपस में सिकुड़ते हुए कोल्ड वॉइस में कहता है, गाड़ी रोको छल्ला। ऋषि की बात सुनकर गाड़ी एकदम से रोक देता है। ऋषि अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, इसे यही उतार दो छल्ला। कंफ्यूजन में ऋषि की तरफ देखता है ऋषि, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे।
छल्ला को खड़ा देखकर ऋषि एक बार फिर कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? छल्ला डर जाता है। वो तुरंत दूसरी साइड जाकर गेट खोलकर रूहान को अपनी गोद उठा लेता है। छल्ला अपने मन में रूहान को देखते हुए बोला, मुझे तो इनके हालत पर तरस आ रहा है, इन्हें तो पता भी नहीं है। छल्ला अपने मन कहता है, इतनी सुनसान रास्ते पर कहीं इन्हें कोई जानवर ना निकल जाए। बाप रे, किसी ने सच ही कहा है, सोना मतलब खोना। ये कहकर वो रूहान को वही सड़क पर छोड़ देता है और आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। गाड़ी स्टार्ट करके मिरर में ऋषि को एक नज़र देखा है और अपने मन में कहता है, बॉस के मूड का कोई भरोसा नहीं है। उधर सुनसान सड़क पर रूहान सो रहा था। उसे जब हल्का ठंडा महसूस होता है वो दूसरी ओर पलट जाता है, पर वहाँ घास होने की वजह उससे थोड़ा अजीब लगता है। वो अपनी आंखें तुरंत खोलकर देखता है खुद को। एक सुनसान सड़क पाकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो इधर उधर देखते हुए कहता है, अरे ये कहाँ आ गया मैं, और ऋषि कहाँ गया? उसे समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ हुआ क्या। वो कुछ सोचते हुए अपनी पॉकेट चेक करता है पर कुछ भी नहीं था। तब वो कहता है, अब मैं क्या करूं, पता नहीं ऋषि कहाँ गया। वो रोड पर इधर उधर चलने लगता है। CH-22 पहली मुलाकात। ऋषि ने गुस्से में आकर रूहान को सुनसान सड़क पर छोड़कर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। रूहान की हालत बुरी थी। वो इधर उधर घूम रहा था। रोड सुनसान होने की वजह से इक्का दुक्का गाड़ी ही आ जा रही थी। वो वही सड़क पर बैठ जाता है। उसी सड़क के काफी दूर हाईवे पर एक कार चली जा रही थी। उस कार में 2 लड़कियां बैठी हुई थी। ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई लड़की बोली, अन्वी तुझे क्या लगता है? अन्वी जो कि बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी, गोरा चिट्टा रंग, दिखने में बेहद आकर्षित, बड़ी बड़ी आंखें जिसमें गहरी काजल। अन्वी ने मिनी वाइट कलर की फ्रॉक पहन रखी थी। बिना मेकअप के भी उसकी खूबसूरती उभर कर नजर आ रही थी। वो बोली, किस बारे में? तो वो लड़की बोली, देख तू इतनी अनजान मत बन, तुझे भी पता है मैं किस बारे में पूछ रही हूँ, बताना। इस पर अन्वी बोली, देख मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि किस बारे में बात कर रही है। इस बार वो लड़की बोली, वही तेरा रोमियो। ये कहकर वो चुप हो जाती है। अन्वी इस बार उसे घूरते हुए बोली, देख प्रिया, खबरदार, तूने जो उसे मेरा रोमियो बुलाया तो तुझे सच में लगता है मैं उसे जैसे खटिया लड़के को भाव भी दूंगी? तो प्रिया बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं बोल रही मैं उसे रोमियो, पर उसमें बुराई क्या है यार, हैंडसम है, वेल सेटल है, सबसे बड़ी प्लस पॉइंट तो ये है कि वो तेरे फैमिली को पसंद है। तो अन्वी बोली, प्रिया तुझे तो पता है ना, ये शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है। प्रिया, पर अंकल ने तेरे भले के लिए ही किया होगा। अन्वी, उनको भला करना ही था तो अपने उस लाडले बेटे का करते ना। ये सब कहते हुए अन्वी काफी मायूस हो जाती है। प्रिया बोली, पर इसमें विनय की क्या गलती, वो तो तुझे कितना प्यार करता है, मैंने एंगेजमेंट में देखा था वो तुझे कितने प्यार से देख रहा था। तो अन्वी बोली, ये सब उसका दिखावा है, असल में तो वही एक लड़कीबाज किस्म का इंसान है। प्रिया ये सब सुनकर बोली, तुझे कैसे पता? अन्वी बोली, तेरी तरह मुझे भी लगता था वो बहुत सीधा साधा इंसान है, पर मैंने उसे एक होटल के रूम में किसी और लड़की के साथ देखा था। ये सब सुनकर प्रिया बोली, क्या आंखें बड़ी करके बोली, मैं उसे कितना सीधा साधा समझ रही थी, वो तो एक नंबर का निकला। तू चिंता मत कर, उसको मेरे हाथ लगने दे, उसका कचुम्बर नहीं बनाया ना तो मेरा नाम प्रिया नहीं। प्रिया की बात सुनकर अन्वी थोड़ा खुश होकर बोली, ओ मेरी झांसी की रानी, अभी कुछ देर पहले वो तुझे हैंडसम और डैशिंग लग रहा था, अब क्या हुआ? अन्वी की बात सुनकर प्रिया अन्वी की तरफ देखते हुए बोली, तब मुझे नहीं पता था ना। इसी तरह दोनों बात करने में इतनी बिजी हो जाती है कि सड़क पर सोए हुए रूहान को नहीं देख पाती है। कार एकदम रूहान के पास पहुंच गई थी। बैठे बैठे रूहान न जाने कब नींद की आगोश में चला गया था। तभी अन्वी की नज़र रूहान पर जाती है और वो चिल्ला कर कहती है, प्रिया सामने देख। पर जब तक प्रिया सामने देखती, कार रूहान को टक्कर मार चुकी थी। प्रिया जल्दी से ब्रेक लगती है और दोनों ही कार से नीचे उतर जाती है। रूहान को देखने लगती है। प्रिया झुककर रूहान की पल्स चेक करती है, पर रूहान की पल्स नहीं मिलती। ये देखकर प्रिया उठकर अन्वी के पास जाकर बोली, यार अन्वी, कहीं ये लुढ़क तो नहीं गया? अन्वी बोली, क्या बोल रही है प्रिया, शुभ शुभ बोल। तो प्रिया कहती है, तू एक बार चेक करना। ये सुनकर अन्वी धीरे धीरे कदम बढ़कर रूहान के पास जाकर नीचे झुककर एक बार रूहान की पल्स चेक करती है और फिर उसके नाक के पास अपनी 2 उंगली करके चेक करती है। पर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो रूहान के सीने के पास आकर अपना कान लगाकर रूहान की हार्टबीट सुनने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तपाक से प्रिया बोली, अन्वी मुझे लगता है तू इसे CPR देकर देख। अन्वी रूहान के सीने पर प्रेस करती है। काफी देर करने के बाद भी रूहान की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती, जिसे देखकर अन्वी कहती है, अब क्या करे यार। तपाक से प्रिया बोली, तुझे इसे माउथ टू माउथ CPR देना चाहिए। ये सुनकर अन्वी आंखें बड़ी करते हुए बोली, यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है जो माउथ टू माउथ रोमांस क्रिएट कर रही है? तो प्रिया बोली, हाँ तो और क्या करेगी, और हम इसे कहीं ले भी नहीं जा सकते, जाएंगे तो पुलिस हमें ही पकड़ेगी। फिर प्रिया बोली, प्लीज प्लीज
अन्वी बोली शायद प्रिया तू भूल रही है, कार से तूने टक्कर मारी थी मैंने, नहीं तो सीपीआर भी तू देगी। ये सुनकर प्रिया आंखें बड़ी करके बोली हाँ, तो अपनी दुख भरी दास्तान कौन सुन रहा था। अन्वी और कुछ बोल पाती प्रिया बोली देख अन्वी, ऐसा ना हो कहीं ये सच में टपक जाए और हम दोनों को उम्र कैद की सजा हो जाए, क्या तू चाहती है ऐसा। अन्वी पर प्रिया बोली पर वर कुछ नहीं, जल्दी कर सुबह भी हो रही। ये सुनकर अन्वी रोहान की तरफ देखने लगती है और उसके चेहरे के करीब जाकर लाल होठों को देखने लगती है। न जाने क्यों और कैसे अन्वी बिना वक्त गवाए अपने होंठ रोहान के होठों पर रखकर सीपीआर देने लगती है। प्रिया जो कि ये सब बड़े गौर से देख रही थी, उसे इस वक्त भी अन्वी और रोहान को देखकर कहती है रब ने बना दी जोड़ी, क्या लग रहे हैं दोनों। वो अपना फोन निकाल कर दोनों की एक तस्वीर चुपके से खींच लेती है। काफी देर सीपीआर देने पर भी रोहान रिएक्ट नहीं करता। अन्वी उठाने लगी तभी अचानक से रोहान ने अपने दोनों हाथ उठाकर अन्वी के सर को पकड़कर फिर से उसे किस करने लगता है। अन्वी जिसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। रोहान का ऐसा एक्शन देख प्रिया की तो आंखें बाहर आने को थी। अन्वी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर रोहान बड़े मजबूती से अन्वी को पकड़कर पैशनेटली किस कर रहा था। काफी देर बाद रोहान अन्वी को छोड़ देता है। अन्वी गुस्से से रोहान को देखते हुए कहती है यू इडियट। वो अपने होठों को रगड़ते हुए उठ जाती है। कार से टक्कर होने के बावजूद रोहान को ज्यादा चोट नहीं आई थी। रोहान भी उठ जाता है। प्रिया जो कि पीछे शॉक्ड होकर दोनों को देख रही थी, उसके पास जाकर अन्वी बोली प्रिया चल यहाँ से, पर प्रिया हिलती ही नहीं। ये देखकर अन्वी मुंह बनाते हुए उसे हिलाकर कहती है अब चलेगी कि यही खड़ी रहेगी। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। प्रिया ख्यालों से बाहर आते हुए कार के पास जान के वजह सहान के पास जाकर कहती है हेलो हैंडसम यंग मैन। प्रिया की ऐसी टोन सुनकर रोहान अजीब सी शक्ल बना लेता है। वही कर में बैठी अन्वी तेज आवाज में बोली प्रिया तेरी आंखें खराब है क्या जो तू इस लफंगे को हैंडसम कह रही है। अन्वी की बात सुनकर रोहान अन्वी की तरफ घूरने लगता है और अपने मन में बोला क्या लफंगा, सच में लफंगा। उसको ऐसा मुंह बनाता देखा। प्रिया कहती है सुनो तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो दिखती कड़वी है पर है बड़ी स्वीट। कार में बैठी अन्वी प्रिया की ऐसी बातें सुनकर वो जोर से चिल्लाकर कहती है प्रिया तू आ रही है वरना मैं जा रही हूँ, फिर बैठी रहना यही अपने हैंडसम यंग मैन के साथ। प्रिया कहती है रुक जाना। अन्वी को पता था प्रिया क्या बोलेगी, वो लगातार हॉर्न बजाने लगती है। CH-23 तान्या ऋषि को मिस कर रही थी। सूर्यवंशी विला में तान्या जब सुबह उठी ऋषि बेड पे नहीं था। वो समझ गई कि ऋषि चला गया है। वो थोड़ा उदास हो जाती है। तपिश, शौर्य और रिवांश डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। तान्या भी नाश्ता कर रही थी। उसकी नज़र बगल वाली खाली चेयर पर जाती है जहां ऋषि हमेशा बैठा करता था। ऋषि को याद करके वो थोड़ा उदास हो जाती है। तान्या को ये बात समझ नहीं आती कि वो ऋषि को मिस कर रही है। शौर्य जिसकी नज़र तान्या के मुरझाए चेहरे पर जाती है, वो अपने अंदाज में बोला क्या हुआ भाभी, आज आप काफी उदास लग रही है। तपिश जो कि खा रहा था शौर्य की बात सुनकर वो भी तान्या के मुरझाए हुए चेहरे को देखने लगता है। तान्या जो कि पिछले 15 मिनट से एक निवाला निकालने की कोशिश कर रही थी, शौर्य की बात सुनकर झिझकते हुए शौर्य की तरफ देखने लगती है। शौर्य तपाक से कहता है ओ अच्छा, अब मुझे समझ आया कि भाभी आज उदास क्यों है। तपिश कहता है ऐसा क्या तुम्हें समझ आ गया। शौर्य कहता है भाभी का चेहरा आज इसलिए उतरा हुआ है क्योंकि आज वो अपनी दोनों आईब्रो हिलाते हुए बोला ऋषि भाई नहीं है। तान्या हड़बड़ा गई। शौर्य की बात सुनकर वो हड़बड़ा कर बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्यादा सोच रहे हो। तान्या की सफाई सुनकर शौर्य शरारती लहंजे में बोला तो फिर आप पिछले 15 मिनट से एक ही निवाला क्यों खा रही है। तान्या अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो अपने मन में बोली बाप रे। तपिश तान्या को अनकंफर्टेबल होते देखा वो शौर्य को थोड़ा स्ट्रिक होकर कहता है चुपचाप खाना नहीं खा सकते हो क्या तुम। रिवांश बोला वैसे ये रोहान कहाँ गया। तपिश बोला वो ऋषि के साथ गया है। इधर हाईवे पर प्रिया परेशान होकर अपने कान पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहती है तू क्या पागल हो गई है अन्वी। अन्वी बोली चल रही है कि नहीं। प्रिया रोहान को देखते हुए कहती है ओके बाय हैंडसम यंग मैन। ये कहकर वो कार की तरफ बढ़ जाती है। उन दोनों को जाते देख रोहान जल्दी से कार के पास जाकर थोड़ा नीचे झुककर कहता है क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है। प्रिया तो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। पर इतने में अन्वी दोनों आईब्रो चढ़ाते हुए बोली बिल्कुल भी नहीं, कुछ देर पहले तुमने जो किया क्या वो तुम भूल गए। इस पर रोहान कहता है पर वो तुम थी जिसने मुझे पहले किस किया था। अन्वी मुझे कोई शौक नहीं था तुम जैसे लफंगे को मुंह लगाने का, वो तो हमें लग रहा था कि कहीं तुम टपक तो नहीं गए। और फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन जिसे तुम किस समझ रहे हो वो मैंने तुम्हें CPR दिया था। उन दोनों को झगड़ने देख प्रिया बीच में कहती है अब छोड़ो भी, आप आ जाए हम आपको लिफ्ट देते हैं। अन्वी प्रिया की बात सुनकर गुस्से में तनतनाती हुई बोली प्रिया तू इसकी साइड है कि मेरी साइड।
अन्वी की बात सुनकर प्रिया अपनी एक उंगली से रूहान की तरफ इशारा करती है और अन्वी को देखते हुए कहती है तेरे सिर। प्रिया को ऐसा करता देख रूहान हंस देता है। रूहान की हंसी देखकर अन्वी हवा में अपनी दोनों हाथ की मुट्ठी बनाकर दांत पीसकर कहती है प्रिया की बच्ची मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रूहान कहता है जाने दो प्रिया, तुम्हारी ये जंगली बिल्ली फ्रेंड लिफ्ट नहीं देगी। जंगली बिल्ली सुनकर अन्वी दांत पीसकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जंगली बिल्ली कहाने की। रूहान कहता है जैसे तुमने मुझे लफंगा और इडियट कहा वैसे। अन्वी बोली तुम्हारी हरकतें हैं वैसी तो तुम्हें लफंगा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। काफी देर रूहान और अन्वी इसी तरह लड़ते रहते हैं। तंग आकर प्रिया चिल्लाकर कहती है चुप चुप एकदम चुप। रूहान और अन्वी एकदम चुप हो जाते हैं। रूहान कहता है क्या मुझे एक फ़ोन मिल सकता है कॉल करने के लिए। तपाक से अन्वी कहती है बिल्कुल भी नहीं। रूहान उसी लहजे में कहता है तुमसे नहीं मांगा मैंने। फिर प्रिया की तरफ देखने लगता है। प्रिया अपना फ़ोन दे देती है। ये देखकर अन्वी मुंह बना लेती है। रूहान फ़ोन लेकर एक नंबर डायल करके अपने कान पे फ़ोन लगा लेता है। उधर से अपने मस्त अंदाज में शौर्य अननोन नंबर होने की वजह से शौर्य फ़ोन उठाते ही बरसते हुए कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे लोन नहीं चाहिए और अगर बार बार फ़ोन करोगे ना तो भगवान करे तुम्हारे सारे बाल झड़ जाए और तुम्हारे 32 दांत टूट जाए समझे तुम। ये कहकर वो फ़ोन रख देता है। फ़ोन स्पीकर पर होने की वजह से प्रिया और अन्वी दोनों ही सुन रही थी। अन्वी सारी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। प्रिया की हंसी छूट गई। रूहान बदबदाते हुए बोला शौर्य के बच्चे मैं तो तुझे बाद में देख लूंगा। मेरी भी मत मारी गई थी जो मैंने उससे फ़ोन लगा दिया। रूहान की नज़र हंसती हुई अन्वी पर जाती है। वो उसे एकटक देखने लगता है। अन्वी पेट पड़कर खुलकर हंस रही थी। हंसते हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। रूहान जब से मिला था अन्वी को गुस्से में ही देखा था। वो अपने मन में कहता है कोई हंसते हुए इतना प्यार कैसे लग सकता है। अपने दिमाग में आए हुए ख्यालों को तुरंत झांकते हुए रूहान कहता है ये क्या सोच रहा हूँ मैं। फिर वो तपिश का नंबर डायल करके कॉल लगता है। 2-3 रिंग जाने के बाद तपिश फ़ोन उठाते हुए बोला हेलो। रूहान बोला तापिश मैं बोल रहा हूँ। तपिश बोला मैं कौन। रूहान बोला अरे मैं रूहान प्लीज़ एक गाड़ी भेज दो। तपिश कंफ्यूज होकर कहता गाड़ी भेज दो तुम तो लंदन गए हो ना। तो रूहान कहता है अरे मैं बाद में सब आकर बताता हूँ मैं जो एड्रेस भेज रहा हूँ वहाँ एक गाड़ी भेज दो ठीक है। तपिश कंफ्यूज होकर कहता है ठीक है और फ़ोन कट कर देता है। अन्वी जो अब शांत हो चुकी थी रूहान प्रिया को फ़ोन देते हुई कहता है थैंक यू सो मच प्रिया। रूहान के मुंह से अपना नाम सुन के प्रिया के दिल में अलग ही लड्डू फूट रहे थे। रूहान एक नज़र अन्वी पर डालकर अपने मन में कहता है तीखी मिर्च। अन्वी कार स्टार्ट कर देती है। प्रिया कुछ बोलने वाली थी तब तक अन्वी कार आगे बढ़ा देती है। रूहान को पीछे छोड़ते हुए कार आगे बढ़ जाती है। साइड मिरर में अन्वी रूहान को देख रही थी। रूहान जो कि उस मिरर में अन्वी का चेहरा देख पा रहा था। देखते ही देखते कार रूहान के आंखों से ओझल हो गई। कार में प्रिया बोली अन्वी तू बहुत बुरी है मुझे उसका नाम तो पूछने दिया होता। अन्वी मुंह बनाकर बोली उसके नाम का तू अचार डालेगी। प्रिया बोली कुछ भी कह वो था बड़ा हैंडसम बिल्कुल मेरे सपनों के राजा की तरह। अन्वी प्रिया को टैंक करते हुए कहती है हर हैंडसम इंसान तेरे लिए तेरे सपनों का राजा ही होता है। प्रिया की बात सुनकर रूहान का चेहरा अन्वी के दिमाग में आ गया। अन्वी ये झूठ ला नहीं सकती थी कि रूहान हैंडसम तो था। प्रिया अन्वी को ख्यालों में गुम देखकर कहती है तू भी उसे ही याद कर रही है ना। अन्वी अपने ख्यालों से बाहर आते हुए हड़बड़ा कर बोली उस लफंगे को मैं क्यों याद करूंगी। दोनों ऐसे बातें करते हुए अपने घर के लिए निकल गया। काफी देर बाद एक कार रूहान के पास आकर रुकती है। वो उसमें बैठकर निकल जाता है। CH-24 ऋषि कहाँ है। लंदन में। ऋषि जो कि मीटिंग की फाइल लिए सोफे पर बैठा हुआ था। कुछ दूर पर छल्ला खड़ा था। ऋषि की नज़र टेबल पर पड़े फ़ोन पर गई। फ़ोन को देखते हुए ऋषि को तान्या की याद आती है। वो कुछ सोचते हुए फिर अपना ध्यान फाइल में लगा लेता है। तान्या जो कि गार्डन में बैठी हुई थी और शौर्य की बड़बड़ सुन रही थी। खुराना हाउस में रिद्धिमा हाल में आकर बोली माँ देखो ना मेरे हाथ काले पड़ रहे हैं घर का काम करने से। रिद्धिमा की बात सुनकर लावण्या जो कि सोफे पर बैठी थी वो रिद्धिमा को देखते हुए बोली अगर नहीं करेगी तो अपने बाप को जानती ही है ना और तुझे भी क्या जरूरत थी उसे 2 कौड़ी की नौकरानी को निकालने की अब भुगत। लावण्या की बात सुनकर रिद्धिमा पैर पटक कर बोली हाँ तो आपने भी मेरे साथ थी आप क्यों आराम से बैठी है चलिए काम करिए वरना मैं पापा से बात दूंगी कि आप तान्या के साथ बुरा बर्ताव करती थी। रिद्धिमा की बात सुनकर लावण्या सोफे से उठाते हुए दांत पीसकर बोली हाँ तो वो सब मैं तेरे लिए कर रही थी और तू ही मुझसे ऐसे कह रही है। आज तक उसे 2 कौड़ी की नौकरानी ने मुझे काम करने के लिए नहीं कहा और तू मुझे काम बता रही है। तू मेरी बेटी है इसलिए छोड़ रही हूँ। लावण्या की बात सुनकर रिद्धिमा कहती है माँ कुछ करना।
दोनों माँ बेटी तान्या के चले जाने से पछता रही थी क्योंकि तान्या पूरे घर का काम अकेले संभाल लेती थी, जिसकी वजह से ये दोनों माँ बेटी अय्याशियां करती फिरती थी जो अब नहीं कर पा रहे हैं। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी तभी सीढ़ियों से राघव बंसल नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और थोड़ी तेज आवाज में कहते हैं, खाना लाओ। राघव बंसल को देखकर दोनों माँ बेटी हरकत में आ जाती है। रिद्धिमा किचन की तरफ बढ़ जाती है तो वही लावण्या अपने दिमाग में कुछ सोचते हुए राघव बंसल की तरफ बढ़ जाती है। डाइनिंग टेबल पर न बैठकर लावण्या राघव बंसल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। किचन से ये सब रिद्धिमा खाना लेकर वही गेट पर खड़ी होकर अपने माँ बाप को देख रही थी। लावण्या थोड़ी दिलकश आवाज में कहती है, सुनिए न जी, मुझे आपसे एक बात कहना था। राघव बंसल लावण्या की तरफ देखने लगता है। वो कहता है, कहो क्या कहना है। लावण्या अपने मन में मुस्कुरा उठी और उसी तरीके से राघव बंसल से बोली, क्या आपको नहीं लगता आजकल आप मुझ पर ध्यान नहीं देते। राघव बंसल लावण्या की बात सुनकर एक बार किचन की तरफ देखता है। रिद्धिमा तुरंत पीछे हट जाती है। जब वहां राघव बंसल किसी को नहीं देखता तो वो लावण्या को अपने गोद में बैठा लेता है। रिद्धिमा जो कि किचन से ये सारा नजारा देख रही थी वो बोली, अरे वह माँ, आप तो पापा को बहकना जानती है। लावण्या अपने मन में हर मर्द औरत से पिघल ही जाता है और मुस्कुरा उठी। राघव बंसल बोला, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, आखिर तुम एक लौटी मेरी महबूबा हो। लावण्या ने ये सुनकर जानबूझकर अपनी साड़ी के पल्लू को नीचे खींच ली। राघव बंसल जो कि अब तक लावण्या के चेहरे को देख रहा था, वो लावण्या के डीप गले को देखने लगता है जिसमें लावण्या का अपर बॉडी पार्ट काफी हद तक दिख रहा था। लावण्या राघव बंसल को बहकते देखकर अपनी उंगली से राघव बंसल के कानों में हल्के हल्के चलने लगती है और बड़ी दिलकश आवाज में कहती है, आपको नहीं लगता हमें एक नौकरानी रख लेना चाहिए। राघव बंसल लावण्या के सीने को चूमते हुए कहता है, उसकी क्या जरूरत है, तुम और रिद्धिमा हो ना। राघव बंसल की बात सुनकर लावण्या राघव बंसल के हाथों को अपने कमर पर रखकर कहती है, मेरी ये नाजुक कमर अब काम नहीं कर पा रही है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको रात में कुछ करने ना दूं, तो फिर नौकरानी रख लीजिए ना। राघव बंसल कुछ सोचते हुए बोला, चुपचाप खड़ी हो जाओ वरना अभी के अभी तुम्हारी कमर में सीधी कर दूंगा, समझी तुम। लावण्या हैरान रह गई क्योंकि हर बार लावण्या को अगर कोई बात मनवानी होती थी तो वो यही पतराजमाती थी। लावण्या सीधी खड़ी हो गई। राघव बंसल बोला, क्या तुम खाना बनाने गई हो कि खरीदने। अपने पापा की इतनी गुस्से वाली आवाज सुनकर रिद्धिमा जल्दी से खाना लेकर आती है और डरते डरते डाइनिंग टेबल पर खाना रखकर परोसने लगती है, फिर खड़ी हो जाती है। राघव बंसल एक निवाला अपने मुंह में डालता है और फिर अजीब सी शक्ल बनाकर जमीन पर थूक देते हैं। खाने की प्लेट को रिद्धिमा के ऊपर फेंकते हुए कहते हैं, ये भी कोई खाना बनाया है तुमने, इंसान तो छोड़ो जानवर भी नहीं खाएगा। और फिर कहते हैं, अब समझा मैं, पहले पूरा काम तुम दोनों तान्या से करवाती थी और तुम दोनों मुझे मरती थी। लावण्या कुछ बोलने वाली थी तभी राघव बंसल एक उंगली दिखाते हुए बोले, उल्टी सीधी हरकतें करने से अच्छा है अपनी बेटी को घर के कामकाज सिखा दो वरना तुम दोनों को सड़क पर आने में टाइम नहीं लगेगा। ये कहकर राघव बंसल दंदनाते हुए वहां से अपने कमरे में चले गए। रिद्धिमा गुस्से में एक प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक देती है और दांत पीसकर कहती है, मैं अब कोई काम नहीं करूंगी, इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया था वो भी मेरे बाप ने ऐसे फेंक दिया जैसे पता नहीं क्या बनाया था मैंने। रिद्धिमा और लावण्या की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। उन दोनों को तान्या के साथ किए गए व्यवहार की सजा मिल रही थी। सूर्यवंशी विला। रोहान विला के अंदर आता है, कार का दरवाजा खोलकर विला के अंदर चला जाता है। अंदर नैना सोफे पर बैठी थी जो कि अभी अभी कॉलेज से आई थी। तपिश भी बैठा हुआ था। रोहान को देखकर तपिश कहता है, हाँ अब बताओ तुम यहाँ कहाँ। रोहान कहता है, तुम पहले रुक जाओ, पहले तुम ये बताओ वो बंदर कहाँ है। तपिश समझ गया किसकी बात चल रही है। वो कहता है, वो तो बाहर गार्डनिंग कर रहा है। ये सुनकर रोहान बिना एक सेकंड गवाए गार्डन की तरफ चला गया। उसके पीछे तपिश और नैना भी चले गए। गार्डन में तान्या जो कि पौधों को कैसे शेप में काटना है वो शौर्य को सीख रही थी। शौर्य भी तान्या से मजे से ये सब सीख रहा था। तभी वहां दौड़ते हुए रोहान आया। दौड़ने की वजह से रोहान हाफ रहा था। सूर्यवंशी का गार्डन एरिया बहुत बड़ा था जो कि विला से काफी दूर तक फैला हुआ था। रोहान को हफ्ते हुए देख तान्या और शौर्य रोहान की तरफ आ जाते हैं। शौर्य कहता है, अरे तुम तो भाई के साथ गए थे, तुम यहाँ कैसे टपक गए। तान्या भी हामी भरते हुए कहती है, हाँ वही तो, आप यहाँ उड़कर आए क्या। शौर्य कहता है, नहीं भाभी, जब भी प्लेन में बैठा होगा तो इसने जरूर कोई कांड किया होगा, तभी तो प्लेन वालों ने इसे वहीं से छोड़ दिया। तान्या बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो, देखो तो इन्हें हाथों में चोट भी आई है। शौर्य और तान्या की बातें सुनकर नैना और तपिश हंस रहे थे पर रोहान जिसका मुंह शौर्य की बातें सुनकर वो गुस्से से बोला, शौर्य के बच्चे, मैं अभी बताता हूँ तुझे कि मैंने कौन सा कांड किया। शौर्य रोहान को ऐसे देखकर तान्या से बोला, भाभी ये मुझे ऐसी क्यों बोल रहा है।
शौर्य रोहान से पूछा, मैंने क्या किया है जो तुम मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहे हो? रोहान बोला, मैं बताता हूँ, लेकिन मुझे पहले ये बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था और उठते ही बदबू आई क्यों देने लग गए? शौर्य को कुछ समझ नहीं आता। तपिश कंफ्यूजन में बोला, तुम ये छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तपिश की बात सुनकर रोहान तपिश की तरफ देखते हुए बोला, मैं तो यहाँ से लंदन जाने के लिए ही निकाला था, पर ना जाने कैसे मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं सुनसान सड़क पर सो रहा था। ये सुनकर घबराहट में तपिश बोला, तुम ये क्या कह रहे हो? ऋषि कहाँ है? तपिश का सवाल सुनकर तान्या को ऋषि के लिए घबराहट होने लगी। रोहान कहता है, वो मुझे नहीं पता। शौर्य कहता है, पर तुम्हें कैसे नहीं पता कि भाई कहाँ है? तपिश अपना फोन निकालकर वहां से दूर जाकर ऋषि को कॉल करने की कोशिश करता है। ऋषि का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वह छल्ला को भी कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसका फोन भी ऑफ आ रहा था, जिसकी वजह से तपिश घबरा जाता है। वह घबराते हुए वापस आकर कहता है, गाइस हमें अभी चलना होगा। जिसका डर था वही हुआ। तान्या तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, नैना कुछ कुछ बातें समझ पा रही थी। शौर्य जो हमेशा मस्तंदाज में रहता था, वो स्ट्रिक्ट होकर कोल्ड वॉइस में बोला, लेट्स गो। रोहान और तपिश के साथ शौर्य तीनों ही एक काली रंग की कार में बैठकर विला से बाहर निकल जाते हैं। उनको जाते हुए देखा तान्या नैना से कहती है, ऋषि को क्या हुआ? ऋषि कहाँ है? नैना तान्या के सवाल सुनकर कहती है, भाभी प्लीज दादी माँ को ना पता चले कि भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है। तान्या नैना की बात सुनकर न जाने क्यों उसको अपने दिल में बेहद दर्द महसूस होता है। तो वही लंदन में ऋषि जो कि इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी था, जिसकी वजह से उसका फोन ऑफ था। छल्ला का फोन सुबह ही पानी में गिरने की वजह से स्विच ऑफ हो गया था। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो, यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। CH25 फोर्स्ड मैरिज। ऋषि कहाँ है? हर कोई ऋषि को खोजने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं अब तान्या को भी ऋषि की चिंता हो रही थी। तपिश को कुछ समझ नहीं आ रही था कि ऋषि कहाँ है। उसने अपने खबरी से पता करवाया था, पर कुछ नहीं पता चला। तपिश ऋषि को अच्छे से जानता है और उसके दुश्मनों को भी। वैसे तो तपिश को पूरा यकीन था कि ऋषि पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। शौर्य का बुरा हाल हो गया था, यहाँ तक कि वो रोने भी लगा था। रोहान उसे संभाल रहा था। तपिश भले ही शांत बैठा था, पर रह रहकर उसका भी दिल बैठ जा रहा था। तपिश अच्छे से जानता था कि ऋषि के पास दुश्मनों की कमी नहीं है। वो लोग ऋषि को हर एक अड्डे पर देखते हैं, पर ऋषि का कुछ पता नहीं था। सूर्यवंशी विला। तान्या जो कि ऋषि के लिए परेशान थी, ऋषि के साथ बीते हुए हर एक पल को महसूस कर रही थी। हालांकि वो ऋषि को अभी करीब से नहीं जानती थी, पर जब से ऋषि उसके जिंदगी में आया था तब से तान्या खुश रहने लगी थी। ऋषि का यूना मिला उसे काफी बेचैन कर रहा था। कहानी को ऋषि ने उसे फोर्स्ड मैरिज किया था, पर तान्या को उसने कोई दुख दर्द नहीं दिए थे, बल्कि उसे वो खुशियां भी ऋषि ने दी थी जो उसके खुद के घर पर नहीं मिला। तान्या आज ऋषि को लेकर काफी परेशान थी। वहां लंदन में ऋषि की काफी देर मीटिंग चलती है। करीब 1 घंटे बाद ऋषि जब मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में आता है तो एक लंबी सांस लेकर अपना फोन देखता है। फोन स्विच ऑफ था। वो फोन को चार्ज लगाकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। काफी देर बाद ऋषि फ्रेश होकर बाहर आता है, रेडी होने लगता है। फोन चार्ज होने की वजह से उसका फोन ऑन हो गया था। ऋषि फोन के पास आकर फोन उठाकर चेक करने लगता है। फोन के स्क्रीन पर तपिश और शौर्य के साथ तान्या, रिवांश, रोहान की मैसेज कॉल्स देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगता है। वो तपिश को कॉल करता है। तपिश जो कि काली पहाड़ी पर गुंडे जैस कपड़े पहने लोगों को मारते हुए पूछ रहा था, बताओ ऋषि कहाँ है? वो लोग दर्द में करते हुए, इस बार हमने कुछ नहीं किया। हाँ, माना कि हम ऋषि के दुश्मन हैं, पर अपने बॉस के ऑर्डर के बिना हम कुछ नहीं करते। तो शौर्य दांत पीसकर गुस्से में कहता है, तो कहाँ है तुम्हारा बॉस? वह आदमी शौर्य को गुस्से में देखकर घबराते हुए जल्दी से बोला, बॉस को काफी दिन हो गए, गोवा गए। तपिश अपनी बंदूक निकालकर उसे आदमी के सर पर रखकर कहता है, अगर अब नहीं बताओगे तो कुछ ही देर में नरक लोक पहुंच जाओगे। डर के मारे उस आदमी की पेंट गीली हो गई। शौर्य जो कि गुस्से में था, वो अपने नाक पर हाथ रखते हुए बोला, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? तो रिवांश कहता है, तुम्हें इसकी पेट नहीं दिखाई दे रही है? शौर्य अपना सर नीचे झुकाकर देखते हुए अजीब सा मुंह बनाकर बोला, क्या तुम पानी की जगह नाला का पानी पीते हो जो इतनी घटिया बदबू आ रही है? रोहान कहता है, तुम बाद में पता कर लेना कि यह पानी पिता है या नाला, अभी ऋषि पर फोकस करो। तभी तपिश का फोन बजता है। तपिश बिना देखे फोन उठा लेता है। उधर से ऋषि की कोल्ड वॉइस आती है, क्या कोई प्रॉब्लम है? ऋषि की आवाज सुनकर तपिश चैन की सांस लेकर कहता है, तुम ठीक हो और तुम कहाँ हो? तपिश की बात सुनकर ऋषि अजीब शक बनाकर कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं मीटिंग में आया हूँ? इस पर तपिश कहता है, मुझे पता है, पर तुम्हारे साथ जाने के लिए रोहान भी तो निकला था।
तो ऋषि बीच में बोला हाँ तो वो घर पहुंच गया। इस पर तपिश कहता है हाँ वो घर आ गया, पर तुम्हें कैसे पता? तो ऋषि कहता है घर आकर बताऊंगा। तपिश सुनकर रूहान की तरफ देखने लगता है। रूहान कंफ्यूजन में उसे देखता है। तपिश कहता है तो बताओ मीटिंग कैसी रही? ऋषि कहता है मैं शाम तक घर आ जाऊंगा। ये कहकर वो फोन काट देता है। तपिश फोन हाथ में पकड़े रूहान को खा जाने वाले नजरों से देख रहा था। रूहान ब्लैक फेस बनाकर कहता है क्या हुआ भाई, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो तपिश कहता है घर चलो तब बताता हूँ तुम्हें। शौर्य कहता है ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती, और भाई कहाँ है? तपिश कहता है वो लंदन से आ रहा है, उसने अभी फोन किया था। ये सुनकर शौर्य की जान में जान आती है। तो वही वह आदमी जो घुटने के बाल बैठा था वो अपने रोदे गले से कहता है अब तो हटा दो ये बंदूक। उसकी बात सुनकर उन सब का ध्यान इसकी तरफ आता है। तपिश बंदूक हटा देता है। शौर्य तपाक से कहता है बच गए तुम, शुक्र मनाओ कि भाई ने फोन कर दिया, वरना अभी तक तो तुम्हारा पेट ही गिला था। कुछ ही देर में वो पीला भी हो जाता। वो लोग वहां से चले गए। उनके जाते ही कालिया जो कि घुटनों के बाल बैठा था उसके पास में खड़ा एक बौना आदमी तोतली आवाज में बोला बॉस अच्छा हुआ कि हमने उस ऋषि को नहीं पकड़ था, वरना आज तो ये लोग आपका क्या हाल करते। तो एक और आदमी बोला बॉस इस तोतले को छोड़ो, आप जाकर कपड़े चेंज कर लो। इस आदमी की बात सुनकर वह तोतला तुनक कर बोला आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तोतला कहने की? तो वह आदमी बोला तोतला है तो और क्या बोलूं? तो वही कालिया घुटने के बाल गुस्से में बोला बकवास बंद करो तुम दोनों। ये कहकर वो चेंज करने चला गया। लंदन के एयरपोर्ट पर ऋषि जो कि छल्ला के साथ इंडिया के लिए जाने वाली फ्लाइट में बैठ गया। उसने जानबूझकर तान्या को फोन नहीं लगाया क्योंकि ऋषि तान्या को जाकर सरप्राइज देना चाहता था। तो वही कार में तपिश ड्राइविंग सीट पर बैठा था, बगल वाले सीट पर शौर्य बैठा था और पीछे रूहान और रिवांश बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ अन्वी अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी हुई किसी सोच में डूबी हुई थी। उसके कमरे में एक औरत आती है। उसे इस तरह खोए हुए देखकर वो कहती है अनु नीचे तेरी सांस आई है, वो तुझे बुला रहे हैं। ये अन्वी की मासी की आवाज़ थी जो कि अन्वी की मां की मौत के बाद उसके पापा ने उसके मासी से शादी कर ली थी। अन्वी की मां की मौत जब हुई तब अन्वी काफ़ी छोटी थी, इसीलिए अन्वी अभी भी अपने सोच में डूबी हुई थी। उसे ऐसे देखकर सुनीता जी अन्वी के पास जाकर उसे हिलाते हुए बोली कहाँ खोई है बेटा? उनके हिलाने से अन्वी अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। वो बोली हाँ मासी आपने कुछ कहा? ये सुनकर सुनीता बोली हाँ मैंने यही कहा, नीचे तुम्हारी सास तुमसे मिलने आई है। ये सुनकर अन्वी का चेहरा उतर जाता है। तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है और सुनीता जी को कहता है मैडम आपको साहब बुला रहे हैं। सुनीता कहती है हाँ चलो मैं आ रही हूँ। ये सुनकर वह सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। वो अन्वी की तरफ देखते हुए कहती है जो उनसे मिलो, काफी देर से आई हुई है। ये कहकर सुनीता जी वहां से चली जाती है तो अन्वी अपने उतरे हुए चेहरे के साथ एक लंबी सांस लेकर नीचे की तरफ चली जाती है। रात का समय सूर्यवंशी विला में डाइनिंग टेबल पर रोज की तरह हर कोई बैठा हुआ था। गायत्री जी भी खाना खा रही थी, इसीलिए हर कोई चुपचाप खाना खा रहा था। तान्या का मन नहीं था, इसीलिए वो अपने कमरे में थी, वानी से फोन पर बात कर रही थी। काफी देर बाद गायत्री जी खाना खा अपने कमरे में चली जाती है। नैना जिससे अब नहीं रहा जाता वो बोली तपिश भाई भाई का कुछ पता चला? नैना का सवाल सुनकर तपिश बोला वो ठीक है वो आ रहा है। नैना राहत की सांस लेती है और अपना खाना फिनिश करने लगती है। रात के करीब 10 बजे ऋषि के रूम में तान्या जो कि वानी से बात करने में इतनी बिजी थी कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला। वो अपना फोन नीचे रखकर रूम से बाहर आ जाती है। उसे बहुत प्यास लगी थी। बाहर इतना सन्नाटा पसारा देख वो खुद से कहती है सब लोग इतनी जल्दी सो गए। तान्या को अभी तक ऋषि के बारे में कुछ नहीं पता था। तान्या जो कि किचन में जाती है और पानी निकलने लगती है, तभी ऋषि की कार सूर्यवंशी विला के अंदर आती है। ऋषि कार से बाहर आकर घर के अंदर चला जाता है। ऋषि हाल से होते हुए जा ही रहा था, उसकी नज़र किचन से आ रही लाइट पर चली जाती है। ऋषि अपना बैग सोफे पर रखा किचन की तरफ चला जाता है। तान्या किचन में पानी पीकर बोतल फ्रिज में रख रही थी, तभी उसके पीछे ऋषि आकर खड़ा हो जाता है। तान्या को एहसास नहीं होता, पर जब वो फ्रिज बंद कर रही थी तब उसे फ्रिज के अंदर से आ रही रोशनी की वजह से उसे पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई आदमी खड़ा है, जिसकी वजह से वो डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी। तभी ऋषि उसके मुंह पर हाथ रख देता है और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ लेता है। तान्या अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर जब उसे जानी पहचानी खुशबू आती है तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। सामने ऋषि को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वो अपने आंखों को बड़ा करके कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर ऋषि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, पर वो तान्या से छुपा लेता है। वो तान्या के मुंह पे रखे अपने हाथ को हटा लेता है। तान्या आश्चर्य होकर उससे पूछती है आप यहाँ कैसे और आप ठीक तो हो ना? तान्या का सवाल सुनकर ऋषि तान्या के करीब जाकर उसकी कान के पास धीमी आवाज में कहता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? ऋषि की इतनी धीमी आवाज तान्या के
शरीर में कट पैदा करने के लिए काफी था। वो ऋषि से दूर होते हुए रुक रख कर कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस यूं ही पूछा। और अपने मन में बोली, ये आदमी तो बिल्कुल ठीक है, फिर सब लोग क्यों कह रहे थे कि इसका कुछ पता नहीं है। ऋषि तान्या को छोड़ देता है और फिर फ्रिज खोलकर खुद भी पानी की बोतल लेकर पीने लगता है। तान्या जो कि ऋषि को देख रही थी, ऋषि पानी पी रहा था, पर तान्या की नजरें ऋषि के गले पर ठहर जाती है, जिसे देखकर तान्या अपने मुंह के थूक निगलते हुए बदबदाते हुए धीमी आवाज में खुद से बोली, मुझे फिर से प्यास क्यों लग रही है। ऋषि पानी पीकर कहता है, क्या तुमने कुछ कहा। ऋषि के पूछने से तान्या हड़बड़ा जाती है। वो अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है और कहती है, क्या आपने कुछ सुना। ऋषि कहता है, नहीं, चलो सोने चलते हैं। तान्या एक बार फिर अंदर ही अंदर घबरा जाती है। वो खुद से कहती है, चलो सोने चलते हैं, आखिर इसके कहने का क्या मतलब है। वो दोनों अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। CH-26 पैशनेटली किस। सुबह का समय। नीचे हॉल में हर कोई डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। तपिश खाते हुए बोला, हाँ तो बताओ ऋषि, आखिर कौन सी बात थी। ऋषि जो कि एकदम शांत होकर बैठे नाश्ता कर रहा था, वो बोला, किस बारे में। तो शौर्य बोला, अरे वही भाई जो आपने कल फोन पर कहा था कि घर आकर बताओगे। हाँ तो अब बताओ। ऋषि एक नज़र सबकी तरफ डालता है और फिर चुपचाप खाना खाने लगता है। इस बार तान्या भी ऋषि के कुछ कहने का वेट कर रही थी। तपिश जिसकी नज़र बाहर खड़े छल्ला पर पड़ी तो वो उसे बुलाते हुए बोला, छल्ला यहाँ आओ। सब लोग छल्ला की तरफ देखने लगे, लेकिन ऋषि बिना हिले डुले अपना नाश्ता करने में बिजी था। छल्ला जो कि गेट पर खड़ा था, तापिश की आवाज़ सुनकर घर के अंदर हाल में आ जाता है और सर झुका के खड़ा हो जाता है। तापिश कुछ बोल पता तब तक शौर्य अपने अंदाज में उतावला होकर बोला, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, जल्दी बताओ छल्ला, आखिर क्या हुआ था इस रोहान के साथ। तापिश बोला, मैं भी तो पूछ ही रहा था। बताने से पहले छल्ला एक बार ऋषि की तरफ देखता है। छल्ला को ऐसे देखता देख रिवांश बोला, अब बोल भी दो, क्या कोई मुहूर्त निकालना पड़ेगा। ये सुनकर छल्ला ऋषि को कुछ ना बोलना देख उसे दिन की सारी बातें एक एक करके बताने लगा। पहले तो रोहान भी बड़े इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था, पर जब उसे सारी बात समझ आ गई वे अपनी नजरें चुराने लगा। छल्ला की सारी बातें सारे लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। कुछ देर बाद छल्ला सारी बातें बताकर वापस अपने काम पर चला जाता है। तपिश घुलकर रोहान की तरफ देख रहा था। नैना और तान्या के साथ शौर्य हंस रहे थे। ऋषि हंसती हुई तान्या को देख रहा था। शौर्य हंसते हुए बोला, तुम इतने कुंभकर्ण वाली नींद क्यों सोते हो। रिवांश रोहान से पूछते हुए कहता है, रोहान आगे क्या हुआ। रोहान जो कि बड़ी मुश्किल से अपना नाश्ता खा रहा था, रिवांश के सवाल सुनकर वो अपने मन में बोला, अगर कुछ और बताया तो ये लोग अपनी बत्तीसी दिखा दिखाकर हंसेंगे। वो उठाते हुए कहता है, और कुछ नहीं हुआ, मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस में काम है। ये कहकर रोहान सबको इग्नोर करके ऑफिस के लिए निकल गया। नैना भी उठाते हुए बोली, चलो मैं भी चलती हूँ। ये कहकर वो भी कॉलेज के लिए निकल गई। गायत्री जी गार्डन एरिया से घर के अंदर आ रही थी। वो ऋषि को देखते हुए बोली, हाँ तो बताया आप कब जा रहे हैं। उन्हें आपका इंतजार है। ऋषि बिना अपनी दादी को देखे बोला, आज रात को। गायत्री जी ये सुनकर बोली, ठीक है फिर। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। गायत्री जी ज्यादा बात नहीं करती थी, इसलिए वो ज्यादातर खाने पर ही दिखाई देती है। ऋषि उठाते हुए बोला, शाम को तुम सब तैयार रहना। ये कहकर वो तान्या के पास जाकर उसके कान के पास कहता है, और तुम भी। अचानक से ऋषि की आवाज सुनकर खा रही तान्या वही जम जाती है, पर अगले ही पल ऋषि ने जो किया वो देखकर हर किसी की आंखें बाहर आ गई थी। ऋषि तान्या के माथे पर जेंटलमैन किस करता है। तपिश जो कि नाश्ता करके शौर्य के पास खड़ा था, ऋषि जब तान्या को माथे पर किस करता है तो तपिश जल्दी से शौर्य की आंखें बंद कर देता है। शौर्य उसके हाथ पर मारते हुए बोला, हटाओ ये अपने हाथ, मुझे भी देखना है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। तो तपिश कहता है, हरकतें तुम्हारी बिल्कुल वैसी ही है। शौर्य बोला, मेरे भैया का रोमांस देखना है। शौर्य के मरने की वजह से तपिश अपने हाथ पीछे ले लेता है। रिवांश तान्या और ऋषि को देखकर सिटी मरने लगा। ऋषि का ये नया रूप तीनों ही हजम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऋषि को हमेशा डार्क टोन में ही देखा था, पर आज रोमांटिक ऋषि को देखकर उन तीनों के ही मुंह खुला थे। ऋषि उन तीनों को देखकर एक अजीब टोन में कहता है, क्या तुम लोगों को लेट नहीं हो रहा। ऋषि की आवाज सुनकर तीनों ही ख्यालों से बाहर आते हैं। ऋषि टाइम का कितना पक्का था ये उन लोगों को पता था। तान्या जमीन के अंदर गिर जाना चाहती थी, ऋषि तो किस करके खड़ा था। तपिश और रिवांश जाते हुए कहते हैं, चलो फिर हम चलते हैं, तुम लगे रहो अपने काम में। ये कहकर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। पीछे रह जाता है शौर्य। तान्या जो कि ब्लश कर रही थी, जिसे देखकर शौर्य बोला, अरे वह भाभी आप तो ब्लश कर रही है। ये सुनकर ऋषि जो कि खड़ा था वो अपनी खा जाने वाली नजरों से शौर्य को देख रहा था। शौर्य कुछ और भी कहना चाहता था, पर ऋषि को ऐसा खुद को घूरता देखकर वो थोड़ा हंसने की स्टाइल में बोला, चलो भैया भाभी मैं चलता हूँ। ये कहकर ऋषि को आंख मारते हुए बाहर की तरफ भाग गया।
तान्या जो कि अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ उसे निकाल ही रही थी कि तभी ऋषि उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें कुछ कहना है। ऋषि के ऐसे पूछने से तान्या को याद आता है कि उसे आज वानी से मिलने जाना है। वो अपना हाथ आगे बढ़कर कहती है क्या मुझे कुछ चेंज रुपए मिल सकता है। ऋषि ये सुनकर तान्या के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर बोला और तुम्हें उसकी क्या जरूरत पड़ गई, मैंने तुम्हें काट तो दिया है ना। तान्या जो कि दुबली पतली थी, ऋषि के दोनों हाथ उससे अपने कंधों पर भारी महसूस हो रहा था। वो बोली वो मुझे मेरी फ्रेंड से मिलने जाना है। तान्या का जवाब सुनकर ऋषि सीधा जवाब देते हुए कहता है जहां तक कि मैं जानता हूं तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। फिर ये अचानक फ्रेंड से मिलने जाना, ऋषि तान्या को रोक नहीं रहा था पर उस तान्या की चिंता थी। ये सुनकर तान्या बोली वो मेरी स्कूल फ्रेंड है जिससे आप नहीं जानते। ऋषि अपना वॉलेट निकालकर मुट्ठी भर पैसे तान्या के हाथ में रख देता है, जिसे देखकर तान्या कहती है मुझे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ 1000 रुपये चाहिए। ये सुनकर ऋषि कहता है तुम्हें अगर 1000 रुपये चाहिए तुम्हें ये सब भी रखना होगा वरना तुम्हें जान की जरूरत नहीं है। तान्या ये सुनकर अजीब सा मुंह बनाकर वो पैसे रख लेती है। ऋषि फिर एक बार कहता है चलो माय एंजल मुझे बाय किस करो। ये कहकर वो अपना गाल आगे कर देता है। तान्या जो कि ऋषि को ऐसा करता देख असमंजस में पड़ जाती है। ऋषि फिर एक बार बोला अगर किस नहीं मिली तो तुम भी अपने फ्रेंड से मिलने नहीं जा पाएगी। ये सुनकर तान्या जो अब तक चुप थी वो बोली ये भी कोई बात है, क्या आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ऋषि बोला यही समझो माय एंजल। ऋषि तान्या के बातों को इग्नोर करते हुए बोला वांट किस, आई वांट किस। ऋषि को लगातार ये कहते सुनकर तान्या बोली क्या आप छोटे बच्चे हैं। हाल में खड़े सर्वेद जो अपने मालिक का पति रूप देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ऋषि कहता है जब तक तुम मुझे किस नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये सुनकर तान्या के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए वो सब लोगों को इग्नोर करके ऋषि के गाल पर किस करने के लिए आगे बढ़ी। तभी अचानक से ऋषि ने गल हटाकर अपने होंठ तान्या के होठों पर रख दिया, जिसकी वजह से तान्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन दोनों की किस सारे सर्वेद भी देख रहे थे। तान्या ऋषि से दूर होना चाहती थी पर ऋषि तान्या को पैशनेटली किस कर रहा था। करीब 5 मिनट बाद ऋषि तान्या को छोड़ देता है और तान्या से बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। तान्या अपने होठों पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांस ले रही थी। CH27 वानी और तपिश का तकरार। ऋषि कार में बैठा था, वो अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल लगा देता है। जब वो व्यक्ति कॉल उठता है तो ऋषि कुछ बोलकर कॉल रख देता है। वानी जो कि सूर्यवंशी कॉर्पोरेशन के नीचे खड़ी थी वो ऊपर देखते हुए बोली बाप रे ये कितना लंबा और कितना बड़ा है, बस मुझे कैसे भी करके इस कंपनी में जॉब मिल जाए वरना मम्मी पापा मेरी शादी करवाने में देर नहीं करेंगे और इतनी जल्दी मुझे बाली का बकरा नहीं बना। यही सब सोचते हुए वानी सूर्यवंशी कॉर्पोरेशन के अंदर चली जाती है। काउंटर पर ही एक आदमी उसे रोक लेता है और बोला यस मैडम आपको क्या काम है। उसे आदमी का सवाल सुनकर वानी बोली वो मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ये सुनकर वह आदमी बोला इस तरफ जाए मैडम। ये सुनकर वानी उस तरफ चली जाती है। वानी जाते हुए हर एक चीज को बड़े गौर से देख रही थी क्योंकि सूर्यवंशी कॉर्पोरेशन बाकी कंपनियों से काफी अलग था। यहाँ पर हर एक चीज काफी यूनिक थी। वानी जब काफी आगे आती है तो उस एक कमरे के आगे काफी लड़कियां लाइन में खड़ी दिखाई देती है, जिसकी वजह से वानी अपने मन में बोली लगता है यही इंटरव्यू हो रहा है, इसलिए वो भी उस लाइन में खड़ी हो जाती है। उस लाइन में जितनी भी लड़कियां खड़ी थी वो सब अपने आप को ठीक कर रही थी। वानी उन लड़कियों को देखकर अपने मन में बोली ये लोग यहाँ पर फैशन शो करने आई है जो इतना मेकअप और उसके साथ इतनी छोटी और मिनी ड्रेस पहन कर आई है। उसी में से एक लड़की बोली तुम लोगों को पता है मैंने सुना है सर को छोटी ड्रेस वाली लड़कियां बहुत पसंद है और मैंने ये भी सुना है सर सुंदर लड़कियों से बहुत इम्प्रेस होते हैं। वानी ये सब बातें सुनकर मुंह बनाकर खुद से बोली कितना बदतमीज और का इंसान है, पर मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती वरना क्या जवाब दूंगी मम्मी पापा को, वरना मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकती। दुनिया भर में इस कंपनी का इतना नाम है पर अंदर के लोग इतने ज्यादा बेशर्म इंसान हैं। अंदर तपिश अपनी असिस्टेंट बनाने के लिए लड़कियों का इंटरव्यू ले रहा था, उसी के साथ शौर्य भी बैठा था, वो भी लड़कियों का इंटरव्यू काम ले रहा था, मजे ज्यादा ले रहा था। तपिश बोला एक भी लड़की ढंग की नहीं मिली, कब से बैठा हूँ, किसी का मेकअप ज्यादा है और किसी के पास क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है। काफी देर बाद वानी की बारी आती है। वानी खुद को ठीक करके दरवाजे पर नोक करती है और कहती है मे आई कम इन सर। शौर्य कहता है ऑफ कोर्स कम इन। ये सुनकर वानी अंदर आ जाती है, जिसे देखकर शौर्य धीमी आवाज में बोला यार ये कितनी सुंदर है। ये सुनकर फाइल में नजर गिराई तपिश नजर उठाकर वानी को देखता है। वानी जो कि नेवी ब्लू कलर का शर्ट और नीचे ब्लैक कलर का पैंट, पैरों में जूता, जिसे वो बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। ऊपर से उसके पुंगराले बाल जो कि खुले थे पर उसकी गोरे रंग पर घुंघराले बाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे।
तपिश की तो नजरें हटा ही नहीं रही थी। शौर्य ये देखकर तपिश के पास धीरे से कहता है, नजरें हटा लो वरना तुम्हें भी पता है स्टेट लेवल की बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है, यही तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ देगी। ये सुनकर तपिश शौर्य की तरफ देखने लगता है। शौर्य वानी को देखते हुए कहता है, और बताए वानी जी आप कैसी हैं? ये सवाल सुनकर वानी अजीब सा मुंह बनाकर बोली, मैं ठीक हूँ पर ये तो इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता। उसकी बात सुनकर शौर्य बदबदाते हुए बोला, हाल चाल पूछना भी आज के युग में गुनाह है। खुद की बात को रखते हुए शौर्य कहता है, जी मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। इस बार वानी कुछ नहीं कहती। तपिश वानी का इंटरव्यू लेने लगा। वानी अपना इंट्रोडक्शन देती है। तपिश एक एक करके सारे सवाल वानी से पूछता है और वानी बिना रुके सवाल का सही से जवाब देती है, जिसे देखकर शौर्य तो इम्प्रेस था पर तपिश भी वानी से काफी हद तक इम्प्रेस था। तपिश खड़ा होकर कॉफी का कप लिए वानी के पास खड़ा था। वो जैसे ही मोड़ जाने के लिए तभी वो मत से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से कॉफी का कप छूटकर वानी के ऊपर शर्ट पर गिर जाता है। कॉफी गर्म होने की वजह से वानी की चीख निकल जाती है। तपिश जल्दी से वानी के शर्ट पर जहां कॉफी गिरी थी अपने रुमाल से साफ करने लगता है, पर वानी इतने में भड़क जाती है। शौर्य भी घबरा जाता है क्योंकि कॉफी उसके सीने पर गिरी थी और तपिश वहीं पर अपने रुमाल से साफ करने की कोशिश कर रहा था। पर तभी वानी को तपिश का छुन पसंद नहीं आता। वो एक चाटा खींचकर तपिश के गाल पर रख देती है और कहती है, मुझे उन लड़कियों जैसा मत समझना जो एक जॉब पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और उसका हाथ झटकते हुए हटा देती है। अपने दोनों हाथों से अपने सीने को कवर कर लेती है। तपिश दांत पीसकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पर हाथ उठाने की? तो वानी बोली, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें सिर्फ थप्पड़ मार है, वरना मैं तुम्हारा मार मार कर हुलिया बिगड़ देती, लड़की बाज कहीं के। वानी की बात सुनकर तपिश दांत पीसकर बोला, तुम्हें ये जॉब नहीं मिलेगी, समझी तुम? ये सुनकर वानी बोली, अरे तुम क्या मुझे जॉब दोगे? मैं खुद ही तुम जैसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहती। जो लड़कियों को अपनी गंदी नजरों से देखते हो उस जगह को मैं खुद लात मारती हूँ। सारी बातें सुनकर तपिश कहता है, तुम जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है, कुछ बात का कुछ और ही मतलब निकालती है। ये सब देखकर शौर्य मुंह खोले अपने दोनों गाल पर हाथ रखे खड़ा था। वो उन दोनों की लड़ाई देख रहा था। वानी अपनी फाइल लेती है और जाते जाते तपिश के पैर पर अपने पैर से मसलते हुए बोली, आइंदा ऐसी हरकत करने की हिम्मत मत करना। तपिश काफी स्ट्रांग था। जब उसके बस के बाहर हो जाता है वो दांत पीसकर कहते हैं, सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। दौड़ते हुए तपिश के रूम में आ जाते हैं। तपिश बोला, इस पागल लड़की को धक्के मार के बाहर निकल दो। ये सुनकर दोनों सिक्योरिटी गार्ड वानी की तरफ बढ़ने लगे। वानी उन्हें उंगली दिखाते हुए, खबरदार अगर मुझे हाथ लगाया मैं खुद चली जाऊंगी, इस घटिया कंपनी में 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहूंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। सिक्योरिटी गार्ड भी के साथ चले जाते हैं। रूम में तपिश बोला, इतनी बदतमीज लड़की आज तक मैं नहीं देखी, अच्छा हुआ इसको मैंने जॉब नहीं दिया। तभी उसकी नज़र शौर्य पर जाती है। वो बोला, वैसे तो पूरा टाइम बड़बड़ करते रहते हो, पर आज जब बोलना था तब चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। शौर्य अपने अंदाज में बोला, हाँ तो क्या करता, उसके थप्पड़ खाने के लिए अपने गाल थोड़ी आगे कर देता। और वैसे भी तुम्हारे गाल को देखकर कोई भी कह सकता है तुम्हें किसी ने जोरदार तमाचा मारा है, क्योंकि वानी ने अपने पांचों उंगलियां के छाप तुम्हारे गाल पर छोड़ दिया है। शौर्य की बात सुनकर तपिश गुस्से से बोला, नाम मत लो उस पागल लड़की का, वरना मैं तुम्हारा गला लाल कर दूंगा। शौर्य कहता है, शुक्र मनाओ उसने थप्पड़ मारा था, अगर एक मुक्का मार हो तो तुम्हारी शक्ल देखने लायक भी नहीं होती। शौर्य की बात सुनकर तपिश दांत पीसकर बोला, अगर एक और लफ्ज बोला ना तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। CH 28 तान्या का ऋषि के लिए प्यार। वानी ऑटो में बैठी थी, खुद से बदबदाते हुए बोली, इन जैसों की वजह से ही लड़कियां सेफ नहीं है। तो ऑटो वाला खुशमिजाजी में गांव वाले भाषा में बोला, अरे तो होका का हुआ जो इतना मुंह बुलाई के बैठी हो। ऑटो वाले की बात सुनकर वानी ऑटो वाले पर भड़कते हुए बोली, तुम अपना काम करो, कान इधर लगाकर मत बैठो। ये कहकर वो चुप हो गई। ऑटो वाला जिसका नाम छगनवा था वो बोला, का जमाना आगावा है, कुछ बतियाए भी नहीं सकते। फिर उसने अपने ऑटो में साउंड ऑन कर दिया। रेडियो पर गाना बज रहा था। रेडियो पर जो गाना बज रहा था उसका नाम था, मेरे फोटो को चिपका ले सया फेविकोल से। उस गाने को सुनते ही वानी एक बार फिर गुस्से से भर गई। वो बोली, अरे हो उसे बंद करो। तो छगनवा बोला, अरे हम ही नहीं बंद करेंगे, अब तुम हमसे बतियाए नहीं रही हो तो हम का यही सुनेई दो, और हमारा नाम छगनवा है, आप हमको अरे वो मत कहो, वो हक सिर्फ हमारी बिजली का है। वानी बोली, अब ये बिजली कौन है? तो छगनवा बोला, अरे हमारी बिजली क्या बताएं मैडम तुमको, वो हमारे नन्नू मन्नू की माँ है और हमारी महबूबा है। वानी ये सारी बातें बड़े गौर से सुन रही थी। उसका गुस्सा ठंडा हो गया था, उसको अब मजा आ रहा था। छगनवा बोला, जानती हो मैडम,
वानी बोली क्या? छगनवा बोला अरे यही कि हमारी बिजली इतनी सुंदर है कि कोई उसे छू ले तो उसे करंट लग जाए। वानी बोली तुम्हारी बिजली कोनो अप्सरा है? छगनवा बोला हाँ मैडम ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कही हो। वानी जो कि ऑटो वाले से बात कर रही थी तभी उसका फोन बजता है और वो फोन उठा लेती है। उधर से तान्या बोली हाँ तो वानू क्या हुआ इंटरव्यू में? तान्या का सवाल सुनकर वानी एक बार फिर गुस्सा भर कर बोली पूछ मत तानू और सारी बात तान्या को बता देती है और कहती है तू शुक्र माना तानू वो मेरे हाथों से बच गया। उधर से तान्या बोली हाँ जानती हूँ मेरी मैरी कॉम है। अच्छा ये सब छोड़ और अड्डे पर आजा क्योंकि मैं भी वहाँ पहुँच रही हूँ। वानी कहती है हाँ ठीक है फिर वहीं मिलते हैं। ये कहकर दोनों फोन काट देती है। सूर्यवंशी कॉरपोरेशन में ऋषि अपने केबिन में बैठा था तभी वहां तपिश आता है जिसकी हालत देखकर ऋषि कहता है आखिर तुम्हारा ये हाल किसने किया? ऋषि का सवाल सुनकर तपिश कुछ कह पता तभी पीछे से शौर्य बीच में टपकते हुए अपने अंदाज में हंसते हुए बोला भाई आपके दोस्त की बैंड किसी और ने नहीं आ जाए इंटरव्यू के लिए नई लड़की ने किया है। तपिश बोला वहां तो मुंह पर टेप लगाए खड़े थे और यहाँ बकर बकर बोल रहे हो। ऋषि कहता है पर इसने ऐसा किया क्या? ऋषि का सवाल सुनकर तपिश अपने मन में बोला अब ये भी मुझ पर हंसेगा। तब तक शौर्य आगे आते हुए उतावला होकर बोला अरे भाई मैं बताता हूँ आखिर हुआ क्या। ऋषि शौर्य की तरफ देखने लगा और शौर्य एक एक करके सारी बात ऋषि को बताने लगा। वही तपिश अपने सर पर हाथ रखकर खड़ा था। वो अपने हाथ से अपने चेहरे को कवर करने की कोशिश कर रहा है। शौर्य सारी बात कर कहता है अब मुझे चैन मिला। ये सुनकर तपिश उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से शौर्य को देखने लगा। शौर्य तपिश को ऐसा देखते देख अपने दांत दिखाकर बोला तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे पेट में कोई बात हजम नहीं होती। तो तपिश दांत पीसकर कहता है हाँ तो हाशमे की गोली खा लो। ये दांत पीसकर शौर्य की तरफ दौड़ा। तब तक शौर्य बे भैया कहते हुए बाहर भाग गया। तपिश अपना पैर पटकते हुए ऋषि से बोला तुम देख लेना किसी दिन तुम्हारे भाई का मेरे हाथों से खून न हो जाए। ऋषि कहता है जोक सपत साइड में रखो और मुझे बताओ क्या उस लड़की ने इंटरव्यू में बिना रुके तुम्हारे सवालों का जवाब दिया था? तपिश एक बार फिर वानी का जिक्र सुनकर बोला तुम सच में उसे रखना चाहते हो? इस पर ऋषि कहता है जो पूछा है उसका जवाब दो। तपिश ऋषि की बात सुनकर बेमन से बोला हाँ मैंने जो भी पूछा था उसने सबका आंसर सही दिया था और उसकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है पर लड़ती बहुत है। ऋषि कहता है उसे अपॉइंट करो। ये सुनकर तपिश अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाता। वो कहता है तुम क्या सच में उस लड़की को यहाँ जॉब देने वाले हो? ऋषि कहता है हाँ बिल्कुल। तपिश कहता है पर ये तो मेरी असिस्टेंट का जॉब है। ऋषि कहता है जब उसने सारे टेस्ट पास किया तो उसका हक बनता है इसको ये जॉब मिले और तुम्हें भी पता है कंपनी का रूल क्या है। तपिश हार मानते हुए कहता है हाँ ठीक है तुम डेविल ही रहोगे तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? ऋषि कहता है हाँ बिल्कुल। ये सुनकर तपिश वहां से पैर पटकते हुए बाहर चला जाता है। ऋषि अपना फोन उठाकर किसी आदमी को फोन लगता है और कहता है तुम कहाँ हो? उधर से एक आदमी बोला बॉस आपने जो काम दिया है मुझे मैं वही कर रहा हूँ। तो ऋषि कहता है तो तुम वहाँ क्या देख रहे हो? इस पर वह आदमी बोला तान्या मैडम एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई है और किसी का आने का इंतजार कर रही है। ये सुनकर ऋषि कहता है हाँ तो ठीक है अपना काम ठीक से करो। ये कहकर वो फोन काट देता है। रेस्टोरेंट में तान्या वानी के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वही कुछ ही दूर पर रिद्धिमा आई हुई थी जो कि उसी रेस्टोरेंट की तरफ आ रही थी। तान्या का ध्यान रिद्धिमा पर नहीं था पर रिद्धिमा तान्या को वहां बैठा देख चुकी। रिद्धिमा तान्या को देखते हुए बोली क्या वो मेरी नौकरानी बहन है? फिर तान्या के कपड़े देखकर खुद से बोली नहीं ये कैसे हो सकता है? मेरी नौकरानी बहन के पास तो कपड़े भी ढंग के नहीं होंगे। ये कहते हुए वो तान्या के बगल वाली टेबल पर जाकर बैठ गई। तान्या दूसरी तरफ देख रही थी जिसकी वजह से उसने रिद्धिमा को नहीं देख। तभी वहां वानी आ रही थी। वानी को देखकर तान्या खड़ी हो गई और वानी के तरफ चली गई। वानी तान्या को देखकर पहचान ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसने तान्या को हमेशा दुबली पतली के साथ गंदे और फटे कपड़ों में देखा है। तान्या वानी के पास जाकर उसे गले लगा लेती है, बदले में वानी भी उसे गले लगा लेती है। ये सब वही रेस्टोरेंट में बैठी रिद्धिमा देख रही थी। वानी को देखकर वो समझ गई कि ये और कोई नहीं उसकी नौकरानी बहन यानी तान्या ही थी। वो अपनी आंखें मसलने लगी और फिर उन दोनों को देखने रिद्धिमा को अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो तान्या को ऐसे देखकर लालच से भर गई और खुन्नस में बोली कहाँ ये मेरी उतरे हुए कपड़े पहनती थी और आज देखो इसने सबसे महंगी ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं और एक मैं हूँ इस बड़ी ब्रांड को तो सिर्फ सपनों में ही देख सकती हूँ। तान्या और वानी टेबल पर आकर बैठ जाती है। वानी खुश होकर बोली अरे वह तानू तू किसी सेलिब्रिटी से काम नहीं लग रही, तुझे पता है मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पा रही थी। तान्या बोली तू भी ना ये सब छोड़ ये बता अंकल आंटी कैसी है? वानी बोली वो एकदम मजे में है।
वानी बोली चल कुछ ऑर्डर करते हैं तानू। इस पर तान्या बोली हाँ हाँ क्यों नहीं वानू। इन दोनों को इतना खुश देखकर वही बगल में बैठी रिद्धिमा गुस्से से तन तन रही थी। दांत पीसकर खुद से बोली देखो तो एक बार घर से क्या गई, दोबारा मुड़कर पूछा तक नहीं कि हम लोग कैसे हैं। उन दोनों का खाना आ चुका था, दोनों बातें करते हुए मजे से खा रही थी। वानी खाते हुए बोली तानू अब बता आखिर तेरे साथ हुआ क्या। वानी का सवाल सुनकर तान्या बोली हाँ ठीक है बताती हूँ। फिर वो सारी बात वानी को शुरू से आखिरी तक बताने लगी। तान्या जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे वानी के चेहरे का नक्शा भी बदल रहा था। करीब 1 घंटे बाद तान्या के चुप होते ही वानी कहती है यार तेरे साथ तो क्या क्या हो गया, पर इसमें मुझे तेरे बाप के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। कितना घटिया बात है, वो कोई अपने औलाद को इस तरह बेचेगा। तान्या बोली छोड़ना। वानी फिर बोली पर एक बात अच्छी है कि तुझे परिवार अच्छा मिल, तेरे उसे घर से तो बहुत अच्छा है। वानी फिर शरारती लहजे में बोली यार तानू तू कितनी लकी है कि तुझे ऋषि सूर्यवंशी मिला। तुझे पता है पूरी दुनिया की लड़कियां उस पर मरती है, यहाँ तक कि मुझे खुद भी वो अच्छा लगता था। तान्या बोली क्या सच में, पर अब वो मेरा है, समझी कि नहीं। और किसी के पति पर नजर डालना कितनी बुरी बात है वानू। तान्या का ये पॉसेसिवनेस देखकर वानी का मुंह खुला का खुला रह गया। वानी बोली तानू मैं तो नहीं देखूंगी तेरे हैंडस पति को, पर तू पूरी दुनिया की लड़कियों से अपने पति को कैसे बचाएगी। तान्या बोली अगर मेरे अलावा कोई और उसकी जिंदगी में आई तो उस लड़की का दांत और हाथ तोड़कर उसके हाथ में दे दूंगी। वानी बोली तानू अगर तुझसे पहले ऋषि की कोई गर्लफ्रेंड हुई तो। तान्या ये सुनते ही अपनी आंखें बड़ी कर कर खुद से बोली गर्लफ्रेंड। वानू अगर सच कह रही होगी तो वो ऋषि को किसी और के साथ किस करते हुए इमेजिन करने लगी और फिर अपने इमेजिनेशन से बाहर आते हुए वो चिल्लाकर बोली वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वानी तान्या को चिल्लाता देखकर बोली क्या हुआ तानू, तू इमेजिन भी करने लग गई। और फिर वानी बोली चिंता मत कर तानू, अगर ऋषि ने कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं उसका कचुम्बर बना दूंगी। वो दोनों यूं ही बातें कर रही थी तभी वहां रिद्धिमा आ जाती है। आखिर रिद्धिमा तान्या के साथ क्या करेगी, और क्या ऋषि की कोई गर्लफ्रेंड है। CH29 तान्या का नया रूप। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी तभी वहां रिद्धिमा आ जाती है। अब आगे तान्या कुछ बोलते बोलते रुक गई और अचानक से रिद्धिमा को वहां देखकर घबरा गई। वानी जो कि खा रही थी उसकी नजर भी सामने खड़ी रिद्धिमा पर पड़ी। रिद्धिमा उन दोनों को देखकर बोली क्या हुआ, तुम दोनों की बोलती क्यों बंद हो गई। मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हुई मेरी नौकरानी बहन। ओ सॉरी सॉरी महारानी बहन, क्यों मैंने सही कहा ना। वानी मुंह बनाकर बोली वो क्या है ना, हमें तुम्हारी गंदी शुवल की आदत नहीं है, बस इसीलिए सामने किसी चुड़ैल को देखकर हम घबरा गए। वानी की बात सुनकर रिद्धिमा गुस्से से भर गई। वो गुस्से में दांत पीसकर बोली मैंने तुमसे बात नहीं किया तो अपनी बकवास बंद करो वरना तुम्हें यही बता दूंगी कि चुड़ैल कौन है। वानी कुछ और बोलना चाहती थी पर तान्या इशारे में चुप रहने का इशारा करती है। रिद्धिमा गुस्से से तान्या की तरफ देखते हुए बोली तू तो कितनी एहसान फमोस नकली, हमारे ही टुकड़ों पर सालों तक जती आए हो और आज एक बड़े घर में क्या गई, हम सबको मुड़कर देखा तक नहीं। हमारे पैसों पर कितने सालों तक तूने ऐश किया। तान्या रिद्धिमा की बात सुनकर अनजान बनकर बैठी रही। वानी को तो गुस्सा आ रहा था पर तान्या के इशारे करने पर वो खुद को कंट्रोल करके बैठी थी। तान्या को कुछ न बोलता देख रिद्धिमा एक बार फिर तान्या को बुरा भला कहने लगी। पानी सर से तब ऊपर चला गया जब उसने तान्या की मां को बीच में लाया। रिद्धिमा बोली तेरी मां भी तो मर गई, सब कुछ तेरे नाम कर गई, एक नंबर की कामिनी थी। तान्या से अब नहीं रहा जाता। अपनी मां का जिक्र सुनकर गुस्से से वो खड़ी हो गई और एक जोरदार थप्पड़ रिद्धिमा के गाल पर जड़ दिया। तान्या का नया रूप देखकर वानी हंसते हुए बोली अरे वह तानू क्या थप्पड़ मारा है तूने। रिद्धिमा तान्या के थप्पड़ से पूरी तरह हल गई और दांत पीसकर बोली तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। ये कहकर वो तान्या को मरने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ती है, जिसे देखकर वहीं कुछ दूर पर एक आदमी जो कि ऋषि ने तान्या के लिए बॉडीगार्ड बनाया था वो तान्या के पास जा ही रहा था कि तभी तान्या ने अपना बचाव करते हुए रिद्धिमा का हाथ पकड़ लिया और बोली मैं तुम्हारे पैसों पर कभी नहीं पाली हूँ। और एक थप्पड़ रिद्धिमा के दूसरे गाल पर लगाकर बोली और हाँ आइंदा अगर तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ अनाप शनाप अपने जुबान से निकाला तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। तान्या का ये नया रूप देखकर वानी हैरान के साथ खुश भी थी, तो वही रिद्धिमा तान्या का ये नया रूप देखकर हैरान के साथ परेशान भी थी। रिद्धिमा दोनों गाल पर अपने दोनों हाथ रखकर खड़ी थी। तान्या बोली और क्या कह रही थी तुम, तुम्हारे पैसों पर अगर तुम भूल रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं अभी जिस घर में तुम रह रही हो वो भी मेरे नाम पर है और जहां से खाने और कपड़े के लिए पैसे आ रहे हैं वो कंपनी भी मेरी है। तो आइंदा जब भी बोलना सोच समझ के बोलना वरना हाथ में कटोरा लिए सड़क पर आने में देरी नहीं लगेगी।
रिद्धिमा तान्या की सारी बातें सुनकर चुप थी, क्योंकि वो भी अंदर ही अंदर जनती थी कि तान्या जो भी कह रही है वो सब सच है। रिद्धिमा अपने मन में बोली, अभी यहाँ से खिसक लेना ही समझदारी का काम है। ये सोचते हुए वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वानी तान्या को गले लगा कर बोली, ये हुई ना बात मेरी लड़ाकू विमान। वानी बोली, तानू तूने बिल्कुल ठीक किया, अगर तूने नहीं बोला होता तो वो चुड़ैल इसका फायदा उठाकर तुझे और भी बातें सुनती। तान्या वानी की गले लगी हुई बोली, क्या मैंने सही किया? इस पर वानी बोली, हाँ बिल्कुल तूने एकदम ठीक किया। तभी वानी का फोन बजने लगा। वानी फोन देखते हुए बोली, तानू माँ का कॉल आ रहा है। वो तुरंत बोली, तानू तू भी चल, माँ तुझे देखकर खुश हो जाएगी। तान्या का भी मन था वानी के घर जाने का, पर वो कुछ याद करते हुए बोली, नहीं वानू, मैं फिर कभी आ जाऊंगी, आज मुझे ऋषि कहीं और ले जाने वाला है। ये सुनते ही वानी तान्या की खींची करते हुए बोली, ओह ऋषि तुझे कहीं और ले जाने वाला है, कहीं वो तो नहीं? तान्या उसके कहने का मतलब समझते ब्लश करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है यार तान्या, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। तो तान्या बोली, हाँ तो पूछना। तो वानी शरारती अंदाज में बोली, क्या ऋषि अच्छा किस है? ये सुनते ही तान्या ब्लैक होकर वानी को देखते हुए जल्दी से बोली, मुझे नहीं पता, और अपने मन में ऋषि के साथ किया हुए हरेक किस को महसूस करते हुए उसके गाल लाल हो गए। वानी से तान्या के लाल गल चुप नहीं पाते। वो बोली, तानू तू तो कुछ और कह रही है और तेरी गाल और तेरी आंखें कुछ और ही बयां कर रही है। तान्या अपनी गाल पर हाथ रखकर बोली, वानू अब तू जा, वरना आंटी यहाँ तक आ जाएंगी। और तू क्या चाहती है पूरा मार्केट तुझे बेलन से मार खाते हुआ देखे? वानी बोली, अभी तो तू बच गई, पर इसका जवाब तुझे देना ही होगा। ये कहकर वो वहां से चली गई। तान्या भी कार में बैठकर वापस सूर्यवंशी विला के लिए निकल गई। खुराना हाउस में रिद्धिमा दंदनाते हुए हाल में जाकर बैठ गई। वहीं पर राघव बंसल पेपर पढ़ रहा था तो लावण्या बंसल भी कुछ काम कर रही थी। रिद्धिमा को यूं दंदनाता हुआ बैठता देख राघव बंसल एक नज़र उसे देखा है। लावण्या उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? तो रिद्धिमा रोते हुए बोली, माँ मैं आज रेस्टोरेंट में बैठी थी, वहां अचानक से तान्या दीदी आ गई और उन्होंने जो पापा ने किया उसका सारा गुस्सा मुझ पर निकल दिया। राघव बंसल ये सब सुन रहे थे। लावण्या जी बोली, देख लिया आपने, हमने उसे लड़की का कितना ख्याल रखा, यहाँ तक कि मैं रिद्धिमा को काम प्यार करती थी और उसे अपने कलेजे से लगा कर रखती थी। लावण्या जी राघव बंसल के सामने और ड्रामा करते हुए आगे बोलो, और उसे लड़की ने मेरे प्यार का ये सिला दिया। रिद्धिमा नकली आंसू चुआते हुए बोली, पापा आपको पता है मैंने जब दीदी को वहां देखा तो मैं उनके पास जाकर बोली, दीदी आप कैसी हो? पर दीदी ने मुझे देखा तक नहीं। मैंने फिर भी उनके पास जाकर उनसे कहा, दीदी घर चलो, पापा आपको याद करते हैं। तो रिद्धिमा बोली, जानती हो फिर उन्होंने क्या किया? लावण्या जी बोली, क्या किया उसने? रिद्धिमा बोली, इतनी ही बात पर उन्होंने मुझे दोनों गाल पर थप्पड़ मारा। आप दोनों मेरे गल पर उंगलियां के निशान देख सकते हो। राघव बंसल जो कि सारी बातें सुन रहे थे वो रिद्धिमा के गाल पर उंगलियों का निशान देखकर गुस्से से बोले, उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम पर हाथ उठाए। वे कहते हुए राघव बंसल रिद्धिमा को गले से लगा लेते हैं। रिद्धिमा जो कि राघव बंसल के गले लगे शातिर मुस्कान लेकर अपने मन में बोली, ओ मेरे बेवकूफ़ पापा, यूं ही बेवकूफ़ बनते रहना। लावण्या रिद्धिमा का एक्टिंग देखकर अपने मन में बोली, अरे वह बेटा, तू तो अपनी माँ से भी आगे निकली। शर्मा हाउस में वानी धीरे कदमों से घर के अंदर घुस रही थी। तभी गेट पर एक 10 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे देखकर वानी धीमी आवाज में बोली, देख अंश, मुंह मत खोलना, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। अंश शातिर मुस्कान हंसकर हाथ आगे बढ़कर बोला, हाँ तो लावो चॉकलेट। ये देखकर वानी अजीब सा मुंह बनाकर बोली, इसकी गाड़ी बिना चॉकलेट की हिलने वाली नहीं है। वो अंश को चॉकलेट दे देती है। अंश चॉकलेट लेकर बोला, हाँ तो बताओ दीदी, तुम्हारी जॉब फाइनल हुई कि नहीं, वरना बालिका बकरा बनने के लिए तैयार हो जाओ। वानी धीरे से बोली, इसका मुंह ज्यादा ही चलता है। वो कहती है, अब चुपचाप अपने कमरे में जा। अंश कहता है, हाँ हाँ मैं तो जा ही रहा हूँ। ये कहते हुए वो कमरे में तो जा रहा था, पर तभी चिल्लाकर बोला, मम्मी दीदी आ गई है। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर लेता है। वानी दांत पीसकर उसकी तरफ दाव दी, पर तभी अंश ने जब दरवाजा बंद कर लिया, जिसकी वजह से उसकी नाक दरवाजे से टकरा जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। अंश के बच्चे में तुझे बाद में बताऊंगी। तभी उसका कान पकड़े खींचते हुए मनोरमा जी बोली, बाद में उसे बताना, पहले मुझे बता, इतनी देर कहाँ थी? वानी अपना कान इकलते हुए दर्द में बोली, अरे माँ छोड़ दो, उसके बाद बताती हूँ, पापा बचाओ। वही हाल में रविंद्र जी बोले, अरे बेटा, मुझे हड्डियाँ तुड़वाने का कोई शौक नहीं है। मनोरमा जी बोली, मुझे बता तेरी जॉब का क्या हुआ? तब वानी बोली, माँ पहले मेरे कान तो छड़ो, फिर मैं बताऊंगी। ये सुनकर मनोरमा जी बोली, अच्छा ठीक है, अब बता क्या हुआ? वानी बिना रुके किसी एक्सप्रेस की तरह सारी बात अपने घर वालों को बता देता हूँ। तभी अंश सारी बात सुनते हुए बोला, इसका मतलब तुम्हारे
पास कोई जॉब नहीं है, फिर तो मम्मी लड़के वालों को बुला लो। अंश की बात सुनते ही वानी गुस्से से बोली, माँ आप देख लो कहीं आपके बेटे का मेरे हाथों खून ना हो जाए। ये छोटा पैकेट बहुत बोलता है। वो अंश को मरने के लिए दौड़ती है। अंश भी उसी रफ्तार में आगे आगे भाग रहा था। मनोरमा जी रविंद्र जी से बोली, अब आप क्या कहेंगे? आपकी बेटी तो जॉब नहीं मिला, कहीं ऐसा ना हो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। मैं कार ही हूँ, इसी हफ्ते बुला लेते हैं उन्हें। रविंद्र जी बोले, अच्छा ठीक है बुला लो। तान्या सूर्यवंशी विला पहुंच चुकी थी और शाम को जाने के लिए तैयारी कर रही थी। CH 30 ऋषि के नानी का घर। तान्या सूर्यवंशी विला में पहुंच चुकी थी। अब आगे तान्या अपने कमरे में कपड़े सिलेक्ट करने में बिजी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या पहने। वो कभी एक कपड़े को खुद पर लगा कर देखती पर उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी वहां से नैना गुजर रही थी। तान्या नैना को देखकर नैना को बुलाते हुए बोली, नैना तुम यहाँ आ सकती हो? तो बाहर खड़ी नैना मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी। ये कहते हुए नैना कमरे के अंदर आ जाती है। तान्या सारे कपड़ों को दिखते हुए बोली, देखो ना नैना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या पहनूं, क्या तुम बता सकती हो? नैना तान्या को इस तरह देखकर हंसकर बोली, भाभी आपने तो सबसे मुश्किल सवाल पूछ लिया है। तान्या बोली, क्या सच में मैंने सबसे मुश्किल सवाल पूछ लिया? नैना अपनी भाभी की मासूमियत भारी सवाल सुनकर प्यार से बोली, हाँ भाभी यही तो है दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल हम लड़कियों के लिए। ये सुनकर तान्या हंसने लगी। तभी वहां गायत्री जी दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बेटा? तान्या बोली, अरे दादी ये भी कोई पूछने की बात है, आप चाहे जब आ सकती हैं। तान्या नैना और गायत्री जी से एकदम परिवार की तरह घुल मिल गई थी। तान्या के लिए नैना उसकी छोटी बहन थी और गायत्री जी उसकी दादी और माम भी थी। तान्या गायत्री जी से बोली, दादी क्या आप कपड़े चूज करने में मेरी हेल्प कर सकती है? तो गायत्री जी बोली, हाँ बिल्कुल करते, पर इसकी नौबत नहीं आएगी बेटा। नैना बोली, पर वो कैसे दादी? गायत्री जी मुस्कुराकर बोली, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने आपके लिए पहले से ही कपड़े निकाल कर रखे हैं। तान्या बोली, क्या सच में दादी? गायत्री जी बोली, हाँ बिल्कुल। तभी वहाँ एक मेड को बुलाती है। वो मेड हाथ में कुछ कपड़े के साथ गहने लिए अंदर आती है और बैग पर वह सामान रखकर वहाँ से चली जाती है। तान्या कपड़े देखकर संतुष्ट हो गई और असमंजस में गायत्री जी से बोली, दादी क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? गायत्री जी बोली, हाँ क्यों नहीं। तान्या बोली, दादी आज हम कहाँ जा रहे हैं, क्या आप बता सकती हैं? गायत्री जी पहले मुस्कुराए और फिर बोली, हाँ बिल्कुल आओ, हम तुम्हें बताते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। जानती हो तान्या, आज तुम जहाँ जा रही हो वो कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, वो ऋषि के माँ का घर है जो कि ऋषि का नानी हाउस है। तान्या ये सुनकर बोली, नानी हाउस? तान्या को ऐसे आश्चर्यचकित होता देख गायत्री जी बोली, हाँ नानी हाउस वही होता है जहाँ आपकी माँ बचपन से बड़ी होने तक का सफर तय करती है। क्या तुम्हारा नानी हाउस नहीं है? गायत्री जी का सवाल सुनकर तान्या मायूस हो गई और अपने मन में सोचने लगी, मैंने तो अपनी माँ को भी सिर्फ तस्वीरों में देखा है। भगवान ने मुझे मेरी माँ से ये पूछने का वक्त ही नहीं दिया और पापा ने तो कभी नानी के घर के बारे में जिक्र ही नहीं किया। तान्या गायत्री जी को देखते हुए नम आंखों से बोली, दादी कितनी बदनसीब हूँ ना, क्योंकि मैंने अपनी माँ को सिर्फ तस्वीरों में देखा है। जब मैं पैदा हुई तभी भगवान ने मुझसे मेरी माँ छीन ली। तान्या के आंखों से आंसू टपककर जमीन पर गिर गया। गायत्री जी तान्या के पास जाकर तान्या को गले लगाकर उसके बालों के ऊपर सहलाते हुए बोली, नहीं बेटा तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है और भगवान का लिखा कोई नहीं मिटा सकता बेटा। और फिर गायत्री जी तान्या से अलग होकर उसके गाल पर आए आंसू को पोंछते हुए बोली, तुम रोती क्यों हो? अब ऋषि का नानी का घर तुम्हारा भी तो नानी का घर हुआ। नैना भी तान्या को पीछे से गले लगाकर बोली, हाँ भाभी आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। तान्या मुस्कुरा देती है। शर्मा हाउस में वानी जो कि लेटी हुई थी, तभी उसके फोन पर किसी का फोन आता है। वो लेटे लेटे ही फोन अपने कान के पास लगा कर बोली, हाँ हेलो। उधर से एक लड़की की आवाज आई, हेलो मे आई टॉकिंग मिस वानी शर्मा? वानी बोली, यस यस यू आर टॉकिंग विद राइट पर्सन। तो दो लड़की बोली, माम यू हैड क्वालिफाइड आवर इंटरव्यू, दैट्स व्हाई वी हैड अ कॉल टू यू, यू कैन जॉइन फ्रॉम मंडे, ओके हैव अ नाइस डे। वानी उस लड़की की सारी बात सुनकर बेड से गिरने ही वाली थी। तभी वो संभाल कर उठ खड़ी हुई और उछलते हुए बोली, क्या सच में इंडिया की टॉप्स कंपनी में से सूर्यवंशी कॉरपोरेशन में मेरी जॉब लग गई? वो उछलते हुए खुद से बोली, पर एक मिनट, जहाँ तक कि मुझे याद है मैंने वहाँ पर लड़ाई की थी, फिर उन लोगों ने मुझे जॉब कैसे दे दी? उसे साड़िया इंसान ने कहा भी था तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, फिर ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? छोड़ो मुझे, क्या मुझे तो जॉब मिल गई। वो कूदते फेंकते बाहर भाग गई और जाकर बोली, माँ खुशखबरी, मेरी जॉब लग गई। मनोरमा जी जो कि पानी पी रही थी, उनके मुंह से सारा पानी बाहर निकल गया। वो बोली, क्या तेरी जॉब लग गई? पर कैसे और क्यों? अब बहुत देर हो गई है, मैंने लड़के वालों को बुला लिया है।
वानी की खुशी तुरंत छो हो गई। अपनी माँ की बात सुनकर बोली, माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या आप खुश नहीं हो? पापा देखिए ना मम्मी क्या बोल रही है। रविंद्र जी बोले, अब मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, तीर मयंक न से निकल चुकी है। वानी बोली, पर पापा मेरी जॉब तो फाइनल हो गई ना। तो वही खड़ा अंश बोला, ये आपको उसी दिन बताना चाहिए था कि आपकी जॉब लग जाएगी, अब तो लड़के वाले आ जाएंगे, आप भी किचन में जाकर पकोड़े डालना चालू कर दो। ये सुनकर वानी गुस्से से अपने भाई को मरने के लिए दौड़ती है। दूसरी तरफ अन्वी के घर में हर तरफ मेहमानों की आवाजाही लगी हुई थी। अन्वी अपने कमरे में बैठी थी। शादी को अभी हफ्ते थे, पर न जाने क्यों वो इन सब से दूर चले जाना चाहती थी। वो उदासी में बैठी हुई थी, तभी उसके फोन पर प्रिया का फोन आता है, जिसका फोन देखकर अन्वी कॉल उठा लेती है। उधर से प्रिया बोली, और मेरी दुल्हन कैसी हो? अन्वी रखो पेन से बोली, तुझे क्या लगता है कि मैं कैसी हूँ? प्रिया बोली, जानती हूँ, इसीलिए तुझे कहीं ले जाना चाहती हूँ। तो अन्वी बोली, नहीं मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। इधर से प्रिया बोली, पर क्यों? देख अन्वी, आज रात को मैं तुझे लेने आऊंगी और तुझे बिना ना नुक किया मेरे साथ चलना होगा, समझी? मैं फोन रखती हूँ, अभी मुझे काम है। ये कहकर प्रिया फोन रख देती है, पर अन्वी फोन पढ़कर फोन को देख रही थी। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।